क्या हाल है मूवी लवर्स। चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम एक ऐसी फिल्म में उतरने वाले हैं जिसका हम सभी कब से इंतजार कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूं बीटलजुइस की, वह सीक्वल जिसे बनने में 30 साल से ज्यादा लग गए। हम टिम बर्टन द्वारा बनाई गई उस डरावनी अजीबोगरीब दुनिया में वापस जा रहे हैं। यह एक ऐसी जगह है जो धारीदार सूट, सैंडवर्म्स और भूतों से भरी है, जो बस किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। तो अपना पॉपकॉर्न ले लो, शायद हाल ही में मरे हुए लोगों के लिए हैंडबुक की एक कॉपी भी, और तैयार हो जाओ। हम इस फिल्म को सीन बाय सीन ब्रेक डाउन करेंगे। हम सभी बड़े पलों, मजेदार चुटकुलों और उन डरावनी चीजों के बारे में बात करेंगे जो इस फिल्म को इतना शानदार बनाती हैं। चलो करते हैं। हमारी कहानी बीटलजुइस से नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति से शुरू होती है जिसे हम जानते हैं और पसंद करते हैं, लिडिया डीड्स। वह अब बड़ी हो गई है, जिसे एक बार फिर अद्भुत विनोना राइडर ने निभाया है, लेकिन वह अजीब और असामान्य लड़की नहीं है जिसे हम याद करते हैं। वह अब घोस्ट हंटिंग शो घोस्ट हाउस की एक प्रसिद्ध टीवी होस्ट है। यह थोड़ा विडंबनापूर्ण है ना? वह अकेली व्यक्ति जो वास्तव में भूत देख सकती है, अब एक टीवी शो चलाती है जहां वह नकली भूतों से निपटती है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम एस्ट्रिड है, जिसे जेना ऑर्टेगा ने निभाया है। एस्ट्रिड नई पीढ़ी की डरावनी बच्ची है। वह स्मार्ट है, विद्रोही है और उसे अपनी मां की भूतिया कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, जो एक समस्या बनने वाली है। फिल्म जल्दी ही मुख्य समस्या स्थापित करती है। लीडिया और उसका परिवार एक त्रासदी का सामना कर रहे हैं। उसके पिता चार्ल्स डीड्स का निधन हो गया है। इसका मतलब है कि उन सभी को एक बहुत ही खास, बहुत भूतिया जगह पर वापस जाना होगा, विंटर रिवर, कनेक्टिकट। हाँ, वे पहली फिल्म के उस आइकॉनिक घर में वापस आ रहे हैं। लीडिया के लिए यह एक बुरा सपना है। उसने अपनी पूरी वयस्क जिंदगी एक खास बायो एक्सोर्सिस्ट से मिलने की अराजकता और सदमे को भूलने की कोशिश में बिताई है। वह आगे बढ़ गई है, या कम से कम उसने कोशिश की है, लेकिन अब उसे अपने अतीत का सामना करना होगा और उसे अपनी संशयवादी बेटी को भी इस यात्रा पर साथ लाना होगा। वाइब तुरंत क्लासिक टिम बर्टन वाली है। दुनिया थोड़ी डार्क है, थोड़ी अजीब है और व्यक्तित्व से भरी है। शहर में लीडिया के आधुनिक जीवन और विंटर रिवर के पुराने, धूल भरे शहर के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। यह हमें दिखाता है कि उसने कितना बदलने की कोशिश की है, लेकिन यह भी कि अतीत हमेशा उसका इंतजार कर रहा है। हम उसे एक सामान्य मां बनने की कोशिश करते हुए देखते हैं, लेकिन आप बता सकते हैं कि अजीबोगरीबपन अभी भी उसके अंदर है, बस बाहर आने का इंतजार कर रहा है। एस्ट्रिड दूसरी ओर विंटर रिवर की उदासी में अपनी सामान्य जिंदगी से ज्यादा घर जैसा महसूस करती है। यह कुछ गंभीर भूतिया परेशानी के लिए एक परफेक्ट तूफान तैयार करता है। परिवार चार्ल्स के अंतिम संस्कार के लिए विंटर रिवर पहुंचता है, और हे भगवान, शहर बिल्कुल नहीं बदला है। यह अभी भी वही नींद में डूबा हुआ, थोड़ा डरावना न्यू इंग्लैंड शहर है जिसे हम याद करते हैं। अंतिम संस्कार खुद एक काफी दुखद और अटपटा इवेंट है। लीडिया की सौतेली मां डेलिया डीड्स वहां है, और वह हमेशा की तरह उतनी ही नाटकीय और कलात्मक है। कैथरीन ओहारा वापस आ गई है, और वह जाहिर है एक सीन स्टीलर है। वह एक दिल्ली श्रद्धांजलि देने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में इसे अपनी अमूर्त मूर्तियों के बारे में बना देती है। यह उस अजीबोगरीब हास्य की एक परफेक्ट याद दिलाता है जिसने हमें पहली फिल्म से प्यार करने पर मजबूर कर दिया था। यह सीन चार्ल्स के लिए सच्ची उदासी और फ्रेंचाइजी की सिग्नेचर डार्क कॉमेडी का मिश्रण है। अंतिम संस्कार के बाद लीडिया, एस्ट्रिड और डेलिया आइकॉनिक घर में लौटते हैं, और यह ठीक वैसा ही दिखता है जैसा आप इन सभी सालों के बाद कल्पना करेंगे। यह धूल भरा है, जालों से ढका है और यादों से भरा है, अच्छी और बुरी दोनों। लीडिया के लिए घर का हर कोना मैटलैंड्स की याद दिलाता है, वे दोस्ताना भूत जो उसके पहले दोस्त थे, और निश्चित रूप से बीटलजुइस की। वह स्पष्ट रूप से तनाव में है, कमरों से ऐसे गुजर रही है जैसे उसे उम्मीद है कि कुछ उस पर कूद पड़ेगा। वह एस्ट्रिड को एक्सप्लोर न करने की चेतावनी देती है, खासकर अटारी में नहीं। वह इस बात से डरी हुई है कि उसकी बेटी वहां क्या पा सकती है और वह क्या कुछ बाहर ला सकती है। यह एक भारी बोझ है जिसे वह उठा रही है। एस्ट्रिड एक जिज्ञासु और विद्रोही किशोरी होने के नाते अपनी मां के कहने का ठीक उल्टा करती है। वह अपनी मां से कटा हुआ महसूस करती है
जिसे वह अपने बेवकूफी भरे टीवी शो से एक बिकने वाली मानती है। एस्ट्रिड अलौकिक में विश्वास नहीं करती और सोचती है कि उसकी मां प्रसिद्धि के लिए बस नाटक कर रही है। वह घर के रहस्यमय इतिहास की ओर आकर्षित होती है और उन रहस्यों को उजागर करना चाहती है जिन्हें लीडिया इतनी बेताबी से छिपाने की कोशिश कर रही है। वह अटारी के दरवाजे पर नो एंट्री साइन को एक चुनौती के रूप में देखती है, चेतावनी के रूप में नहीं। वह नए दर्शकों का प्रतिनिधित्व करती है, वे लोग जो पूरी कहानी नहीं जानते होंगे और उन्हें एक बहुत ही डरावनी शिक्षा मिलने वाली है। लीडिया और एस्ट्रिड के बीच का तनाव कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। लीडिया अपनी बेटी को उसी सदमे से बचाने की कोशिश कर रही है जिससे वह गुजरी थी। वह जानती है कि खतरे वास्तविक हैं, लेकिन एस्ट्रिड के दृष्टिकोण से उसकी मां बस कंट्रोलिंग और रहस्यमयी है। यह क्लासिक मां बेटी का संघर्ष फिल्म का भावनात्मक दिल है। यह सिर्फ भूतों और गुल्स के बारे में नहीं है, यह परिवार, रहस्यों और अपने अतीत को उन लोगों के साथ साझा करने की कठिनाई के बारे में है जिनसे आप प्यार करते हैं। यह डायनामिक कहानी को प्रासंगिक बनाता है, भले ही उनके चारों ओर सभी अलौकिक चीजें हो रही हों। यह वास्तविक मानवीय भावनाओं में काल्पनिक कथानक को आधार बनाने का एक चतुर तरीका है। जाहिर है, एस्ट्रिड को अटारी में अपना रास्ता मिल ही जाता है। यह हॉरर फिल्म का एक नियम है। अगर कोई मना किया हुआ कमरा है तो टीनेजर हमेशा उसमें जाएगा। अटारी प्रशंसकों के लिए पुरानी यादों का खजाना है। यह पुराने फर्नीचर, डेलिया की भूली हुई मूर्तियों और धूल की मोटी परत से भरा है, और इन सब के बीच में धूल भरी सफेद चादर के नीचे विंटर रिवर शहर का आइकॉनिक मॉडल है। यह 30 सालों से वहीं पड़ा है, बस इंतजार कर रहा है। जिस पल एस्ट्रिड चादर हटाती है वह एक बड़ा पल होता है। कैमरा हमें लघु शहर पर एक प्यारा धीमा पैन देता है जो हमें छोटा घर, कब्रिस्तान और सभी छोटी छोटी डिटेल्स दिखाता है जो हमें याद हैं। एस्ट्रिड मॉडल से मोहित हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह क्या है, लेकिन वह बता सकती है कि यह महत्वपूर्ण है। वह छोटे छोटे ग्रेवस्टोन छूती है और अपनी उंगलियों को लघु घर की छत पर फेरती है। एक्सप्लोर करते समय उसे एक धूल भरे बॉक्स में एक पुराना फ्लायर मिलता है। यह एक बायो एक्सोर्सिस्ट का विज्ञापन है। इसमें एक पागल दिखने वाले आदमी का एक मोटा मोटा चित्र और एक सरल निर्देश है, मेरा नाम 3 बार कहो। फ्लायर पर नाम बीटलजुइस। एस्ट्रिड एक संशयवादी होने के नाते बस उसे अपनी मां के अजीब बचपन का कुछ अजीब पुराना कचरा मानती है। वह नाम जोर से पढ़ती है, 1 बार, 2 बार, लेकिन तीसरी बार कहने से पहले ही उसे रोक दिया जाता है। उफ, बाल बाल बची, लेकिन नुकसान पहले ही आंशिक रूप से हो चुका है। पूरे समनिंग के बिना भी कुछ हलचल हुई है। घर के आसपास अजीब चीजें होने लगती हैं। लाइट्स टिमटिमाती हैं, वस्तुएं अपने आप हिलती हैं और अजीब आवाजें हॉल में गूंजती हैं। यह छोटा शुरू होता है, बस इतना कि एस्ट्रिड अपने अविश्वास पर सवाल उठाए। उसे हाल ही में मरे हुए लोगों के लिए हैंडबुक से एक पन्ना मिलता है और उसे यह महसूस होने लगता है कि शायद उसकी मां सब कुछ गढ़ नहीं रही थी। घर खुद ही जाग रहा है, अपने सबसे कुख्यात निवासी के लगभग बुलावे पर प्रतिक्रिया दे रहा है। हर गुजरते पल के साथ माहौल और भी घना और डरावना होता जाता है। लीडिया तुरंत इन संकेतों को नोटिस करती है और डर जाती है। वह ठीक ठीक जानती है कि उनका क्या मतलब है। टिमटिमाती लाइट्स खराब वायरिंग नहीं है, यह एक चेतावनी है। वह एस्ट्रिड का सामना करती है जो अटारी में होने और मॉडल खोजने की बात मान लेती है। यह लीडिया का सबसे बुरा डर सच हो रहा है। वह खतरे को समझाने की कोशिश करती है, एस्ट्रिड को बताने की कोशिश करती है कि यह कोई खेल नहीं है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। नीदरवर्ल्ड का दरवाजा थोड़ा सा खुल गया है। वे शक्तियां जिनसे वह बचने की इतनी कोशिश कर रही थी अब उसके जीवन में वापस आ रही हैं और इस बार उसकी बेटी खतरे में है। अब दांव बहुत बहुत ऊंचे हैं। द गोस्ट विद द मोस्ट। तो असली परेशानी तब शुरू होती है जब एस्ट्रिड अपनी मां से एक बड़ी लड़ाई के बाद पूरी तरह से खोई हुई और अकेली महसूस करती है। बस शहर के कब्रिस्तान में भटक जाती है। यह हैलोवीन की रात है जो, ईमानदारी से कहूं तो, सब कुछ सामान्य से भी ज्यादा डरावना बना देती है। वह एक हालिया कार दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और वहीं वह इस सुपर आकर्षक और रहस्यमय युवा लड़के जेरेमी से मिलती है जो, सुनो, खुद को एक भूत बताता है।
वह अपनी जिंदगी और अपनी मौत के बारे में यह दुखद कहानी साझा करता है और एस्ट्रिड, जो अब अलौकिक में विश्वास करने लगी है, बस पूरी तरह से मोहित हो जाती है। वह वास्तव में उसे समझता हुआ लगता है ना? लेकिन उसे यह एहसास नहीं है कि जेरेमी वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वह दिखता है। वह वास्तव में नीदर वर्ल्ड से एक आत्मा जासूस है, जिसे नश्वर क्षेत्र में अजीब गड़बड़ी की जांच के लिए भेजा गया है। इस बीच नीदर वर्ल्ड में बीटलजुइस, हाँ, एक बार फिर से महान माइकल कीटन द्वारा निभाया गया, बस एक भयानक समय बिता रहा है। परलोक उसके लिए बिल्कुल भी दयालु नहीं रहा है। वह ऊब गया है, वह बेचैन है और वह ईमानदारी से जीवित दुनिया में वापस आने के लिए बेताब है। वह अपनी पूर्व पत्नी के लिए एक शरीर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, जो पुराने शरीर के अंगों से बना एक भयावह प्राणी है, यह सोचकर कि शायद, बस शायद, यह उसे आखिरकार कुछ सम्मान दिलाएगा। फिर उसे पता चलता है कि लीडिया डीड्स की बेटी विंटर रिवर में है और वह उसे बुलाने के करीब है। बीटलजुइस इसे अपनी सुनहरी टिकट, अपने दुखद परलोक से बचने और आखिरकार आजाद होने का एक मौका मानता है। उसे बस किसी जीवित व्यक्ति की जरूरत है जो उसका नाम 3 बार कहे, और फिर बड़ा पल आता है। जेरेमी द्वारा एस्ट्रिड को हैंडबुक से इस अनुष्ठान को करने के लिए छल करने के बाद वह गलती से बीटलजुइस को बुला लेती है। वह वास्तव में उसका नाम 3 बार कहती है। धरती कांपती है, हरा धुआं निकलता है और वह वहां है। बीटलजुइस जीवित दुनिया में फट पड़ता है, हंसता हुआ और बस अराजक ऊर्जा से भरा हुआ। वह बिल्कुल नहीं बदला है, अभी भी जोरदार, अशिष्ट और ईमानदारी से कहूं तो थोड़ा घिनौना, लेकिन आप इनकार नहीं कर सकते कि उसमें करिश्मा है। वह तुरंत हर तरह की परेशानी पैदा करना शुरू कर देता है, अपनी शक्तियों का उपयोग करके वास्तविकता को मजेदार और भयावह दोनों तरीकों से गड़बड़ करता है। बीटलजुइस के लिए यह दशकों में उसकी सबसे अच्छी पार्टी है। बीटलजुइस के आते ही लीडिया ऊर्जा में बदलाव महसूस करती है। वह तुरंत जान जाती है कि वह वापस आ गया है। वह एस्ट्रिड को खोजने के लिए दौड़ती है, केवल उसे घोस्ट विद द मोस्ट के साथ खड़ा देखती है। यह मूल रूप से एक बुरा सपना पुनर्मिलन है। बीटलजुइस अपनी पुरानी दोस्त लाइड्स को देखकर रोमांचित है, लेकिन उसे यह सब पसंद नहीं है। वह किसी और से बेहतर जानती है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसका एक ही लक्ष्य एस्ट्रिड को उससे बचाना है। लेकिन एस्ट्रिड, वह तो बस एक बच्ची है, पूरी तरह से भ्रमित है और एक अलौकिक युद्ध के बीच फंसी हुई है जिसे वह समझ नहीं पाती है। बीटलजुइस उसे सिर्फ अपनी आजादी की टिकट के रूप में नहीं देखता, बल्कि जीवित दुनिया में हमेशा के लिए बने रहने के लिए एक संभावित दुल्हन के रूप में भी देखता है। बीटलजुइस की वापसी को नीदरवर्ल्ड के अधिकारियों ने अनदेखा नहीं किया। मॉर्टल प्लेन पर उसकी पूरी तरह से अनधिकृत यात्रा ने हर तरह के अलार्म बजा दिए। तभी हम एक नए किरदार से मिलते हैं, एक नीदरवर्ल्ड अधिकारी जिसका नाम वुल्फ जैक्सन है, जिसे वैसे विलेम डेफो ने निभाया है। वह एक सोल श्रिंकर डिटेक्टिव है, जो मजेदार बात यह है कि मरने से पहले एक बी मूवी एक्शन स्टार था। अब वह बीटलजुइस को ट्रैक कर रहा है और उसे वापस परलोक में खींचने की कोशिश कर रहा है। यह वास्तव में चीजों को हिला देता है, क्योंकि अब यह सिर्फ लीडिया बनाम बीटलजुइस नहीं है। अब नीदरवर्ल्ड के असली कानूनों के शामिल होने के साथ यह पूरा मल्टी साइडेड संघर्ष है। वुल्फ और उसकी टीम भूतिया पुलिस की तरह हैं, और चलो बस इतना कहते हैं, वे खुश नहीं हैं। विंटर रिवर में वापस बीटलजुइस मजे कर रहा है। वह एस्ट्रिड को जीतने की कोशिश कर रहा है। उसे सचमुच वह सब कुछ देने का वादा कर रहा है जो वह चाहती है। वह उसे यह भी बताता है कि वह उसके मरे हुए पिता को वापस जिंदा कर सकता है और उसके परिवार को फिर से मिला सकता है। वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह एक गलत समझा गया हीरो है जो उसकी सभी समस्याओं को ठीक कर सकता है। अपनी जादू का उपयोग करके वह ये जंगली भ्रम पैदा करता है, सब कुछ इस अकेली किशोरी को आकर्षित करने के लिए। वह एक मास्टर मैनिपुलेटर है और वह जानता है कि किन बटनों को दबाना है। एस्ट्रिड कनेक्शन के लिए बेताब और अपनी मां के रहस्यों से पूरी तरह से तंग आ चुकी है। ईमानदारी से उसके प्रस्तावों से आकर्षित होती है। वह बस उस खतरनाक राक्षस को नहीं देखती जिसे लीडिया जानती है कि वह वास्तव में है। लीडिया जानती है कि उसे तेजी से काम करना होगा।
उसे पता चलता है कि बीटलजूइस को हराने का एकमात्र तरीका उसकी अपनी जादू का उसके खिलाफ इस्तेमाल करना है। तो वह वापस अटारी में जाती है, को ढूंढती है और एक काउंटर स्पेल की तलाश शुरू करती है, उसे वापस वहीं भेजने का कोई तरीका जहां वह एम्पर की है। यह उसके लिए एक बड़ा पल है। वह अब अपने अतीत से भाग नहीं रही है, वह अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने अजीब और असामान्य पक्ष को अपना रही है। वह मैट लैंड्स पहली फिल्म के उन दोस्ताना भूतों से संपर्क करने की भी कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि वे अब घर में नहीं हैं। वह पूरी तरह से अकेली है और फिर चीजें और भी ज्यादा अजीब हो जाती हैं जब बीटलजूइस यह तय करता है कि उसे नश्वर दुनिया में हमेशा के लिए रहने के लिए एक जीवित व्यक्ति से शादी करनी होगी, और जाहिर है उसकी चुनी हुई दुल्हन एस्ट्रिड है। वह डीड्स हाउस में घुस जाता है और जादुई रूप से सभी को एक शादी समारोह में मजबूर करता है। लिविंग रूम इस गॉथिक दुस्वप्न में बदल जाता है जिसमें भूतिया मेहमान और एक कंकाल पुजारी होते हैं। डेलिया और बाकी सभी उसे रोकने में शक्तिहीन हैं। वह एस्ट्रिड को एक ट्रांस में डालता है, मैं करती हूं कहने के लिए तैयार। यह क्लासिक बीटलजूइस है, ठीक वैसे ही जैसे उसने कई साल पहले लीडिया के साथ कोशिश की थी। अब यह लीडिया के लिए इस अपवित्र विवाह को रोकने के लिए समय के खिलाफ एक दौड़ है। जैसे ही बीटलजूइस उस शादी के चुंबन से डील को सील करने वाला होता है, लीडिया अंदर आती है, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं है। उसने हैंडबुक से एक शक्तिशाली स्पेल का इस्तेमाल करके अपनी खुद की भूतिया सहयोगी, अपनी मृत मां कुबॉय को बुलाया है। यह एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। पता चला लीडिया की मां भी अलौकिक दुनिया से जुड़ी हुई थी और यही कारण है कि लीडिया उसे थोड़े समय के लिए वापस ला पाती है। उसकी मां की आत्मा प्रकट होती है, अपनी बेटी और पोती की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार। यह रहस्य उद्घाटन फिनाले में एक गहरी भावनात्मक परत जोड़ता है। अब यह सिर्फ एक राक्षस को रोकने के बारे में नहीं है, यह 3 पीढ़ियों की डीड्स महिलाओं के अपने परिवार के लिए लड़ने के बारे में है। टकराव बस शानदार है। यह लीडिया और उसकी मां का भूत बनाम बीटलजूइस है। स्पेल उड़ रहे हैं, फर्नीचर हवा में तैर रहा है और घर सचमुच बिखर रहा है। बीटलजूइस नाराज है कि उसकी पार्टी फिर से खराब हो गई है। वह अपनी सभी डरावनी शक्तियों को उजागर करता है, विशाल सांपों और राक्षसी जीवों में बदल जाता है। लेकिन लीडिया, वह डरी हुई किशोरी नहीं है जिसे वह याद करता है। वह अपनी बच्ची के लिए लड़ने वाली एक शक्तिशाली महिला है। वह अलौकिक के अपने ज्ञान का उपयोग करती है, साथ ही अपनी मां की भूतिया ऊर्जा का भी, वापस लड़ने के लिए। एस्ट्रिड आखिरकार अपने ट्रांस से बाहर आती है और बीटलजूइस को उस राक्षस के रूप में देखती है जो वह वास्तव में है। लड़ाई का चरम लीडिया का हैंडबुक में रिवर्सल स्पेल खोजना है। यह एक सुपर खतरनाक और जटिल अनुष्ठान है जो अगर वह गड़बड़ करती है तो बहुत गलत हो सकता है। उसे बीटलजूइस का नाम 3 बार उल्टा कहना होगा। जैसे ही वह स्पेल का जाप करती है, घर पागलों की तरह हिलने लगता है। जीवित दुनिया और नीदरवर्ल्ड के बीच की सीमा फटने लगती है। परलोक रेगिस्तान से सैंडवर्म्स अपने विशाल सिर दीवारों और फर्श से बाहर निकालने लगते हैं। यह अराजकता है, पूरी टिम बर्टन की पागलपन। लेकिन अंत में लीडिया इसे पूरा कर लेती है। वह समय रहते स्पेल पूरा कर लेती है। बीटलजूइस निराशा में चिल्लाता है क्योंकि उसे वापस नीदरवर्ल्ड में घसीटा जाता है, लेकिन जाहिर है वह शांति से नहीं जाता। जैसे ही उसे खींचा जा रहा होता है, एक सैंडवर्म फर्श से ऊपर उछलता है और उसे पूरा निगल जाता है। यह एक चौंकाने वाला लेकिन ईमानदारी से खलनायक के लिए सुपर संतोषजनक अंत है। उसे आखिरकार वही मिलता है जो उसे मिलना चाहिए, उन्हीं जीवों द्वारा खाया जाना जिनसे वह दूसरों को आतंकित करता था। घर सामान्य हो जाता है, भूत गायब हो जाते हैं और खतरा टल जाता है। लीडिया, एस्ट्रिड और डेलिया अपने लिविंग रूम के मलबे में खड़े रह जाते हैं, थके हुए लेकिन सुरक्षित। बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया है। बीटलजूइस के चले जाने के बाद आखिरकार डीड्स परिवार में शांति का माहौल छा जाता है। फिल्म के आखिरी सीन वास्तव में परिवार के ठीक होने और एक साथ आने पर केंद्रित हैं। उन सभी के साथ जो हुआ उसने लीडिया और एस्ट्रिड के बीच की गतिशीलता को पूरी तरह से बदल दिया है। एस्ट्रिड को अब समझ आ गया है कि उसकी मां की कहानियां सच थीं और वह उसे हमेशा बचाने की कोशिश कर रही थी। उसे लीडिया के लिए
एक नया सम्मान है और लीडिया अपनी ओर से अपनी बेटी के साथ अधिक खुली रहना सीखती है और आखिरकार अपने उस अजीब और असामान्य पक्ष को अपनाती है जिसे वह इतने लंबे समय तक छिपाने की कोशिश कर रही थी। वे अब वास्तव में एक गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं, अलौकिक अराजकता से बंधे हुए हैं जिससे वे एक साथ बचे थे। वे कुछ समय के लिए विंटर रिवर में रहने का फैसला करते हैं, घर की सफाई करते हैं और ईमानदारी से कहूं तो अपनी जिंदगी की भी। डेलिया को इस पूरी पागलपन में कुछ कलात्मक प्रेरणा भी मिलती है। बीटलजूइस को खाने वाले सैंडवर्म की एक विशाल मूर्ति बनाती है। यह एक अंधेरे हास्यपूर्ण तरीका है यह दिखाने का कि डीड्स परिवार के लिए चीजें एक नए तरह के सामान्य पर वापस आ रही हैं। अंत बस इतना अर्जित और दिल को छू लेने वाला लगता है। लीडिया और एस्ट्रिड बरामदे में बैठे हैं, आखिरकार एक दूसरे के साथ और अपने परिवार की अजीब विरासत के साथ शांति से। लीडिया अब अपने अतीत से नहीं डरती है और एस्ट्रिड अब संशयवादी नहीं है। वे अब एक वास्तविक टीम है। लेकिन हे, यह एक बीटलजूइस फिल्म है, इसलिए आप जानते हैं कि यह परेशानी के एक आखिरी छोटे से संकेत के बिना खत्म नहीं हो सकती। अंतिम शॉट हमें नीदर वर्ल्ड में वापस ले जाता है। हम सैंडवर्म के पेट के अंदर हैं और वहां कौन है, पूरी तरह से नाराज लेकिन किसी तरह अभी भी बरकरार। बीटलजूइस, वह सैंडवर्म के गोंद से ढका है लेकिन वह जीवित है, या खैर एक भूत जितना जीवित हो सकता है। वह सीधे हमारी तरफ देखता है, एक शरारती मुस्कान देता है और कहता है, तुम मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते। यह एक स्पष्ट वादा है कि द घोस्ट विद द मोस्ट वापस आएगा। एक और सीक्वल के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया गया है और ईमानदारी से कहूं तो मैं इसे किसी और तरीके से नहीं चाहता। और यह पर एक रैप है। क्या शानदार यात्रा! फिल्म ने मूल के जादू को पूरी तरह से पकड़ लिया, जबकि एक नई और भावनात्मक कहानी भी बताई। सभी को वापस देखना शानदार था और नए किरदार शानदार अतिरिक्त थे। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों ने क्या सोचा। आपका पसंदीदा सीन क्या था? क्या आपको यह उतना ही पसंद आया जितना मुझे? देखने के लिए धन्यवाद और अधिक ब्रेकडाउन के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक याद रखें, आप जो भी करें उसका नाम 3 बार ना बोलें। फिर मिलेंगे।